हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बेटा सॉलिड एंगल की। और सॉलिड एंगल के बारे में 0 से लेकर 100 तक सब सीखने वाले हैं हम लोग। ये समझेंगे कि सॉलिड एंगल क्या होता है, फिर उसमें जो एडिशनल चीजें होती हैं बहुत ही प्यारे, उसके डेरिवेशंस वगैरह, फॉर्मूले वगैरह वो भी सीखेंगे, साथ में इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। कहने का ये मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और सॉलिड एंगल को समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग विल बी देयर। ये काफी रिसर्च करके मैं ये वीडियो बना रहा हूं पूरे पुश के साथ, और देखिए कितने सुंदर तरीके से चीजें समझ में आएंगी और न्यूमेरिकल भी करेंगे, जिससे हम ये समझ पाए कि सॉलिड एंगल का एप्लीकेशन हमारे लिए कितना फायदेमंद है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं और मैं दिखाता जाऊंगा क्या क्या डिस्कशन हम लोग को करना है। हाँ, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपके लिए आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट सुपर स्ट्रांग हो जाएं। बीच बीच से जंप मत करिएगा, क्योंकि आप जंप करेंगे तो कई छोटी छोटी चीजें आपके हाथ से निकल जाएंगी और कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रांग हो गए पाना मुश्किल है। खैर, बात को शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सीक्वेंस में देखेंगे और बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। जेई वाले बच्चे या नीट वाले बच्चे, उनके लिए वीडियो बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सटीक और बहुत ही बढ़िया है। और बोर्ड एग्जाम के लिए भी शुरुआती दौर का जो वीडियो है वो उतना ही काफी होगा। पूरा देखेंगे तो क्या बात है। चलिए बात को शुरू करते हैं। हमें यह मालूम था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उसमें 7 क्वांटिटीज के बाद कुछ क्वांटिटीज और जोड़ी गई, 2, जिसे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के नाम से एडिशन किया गया। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, प्लेन एंगल जो कि अभी डिस्कशन में इधर लिखा हुआ है, और उसके बाद जो बातें जोड़ी गई दूसरी सॉलिड एंगल, सारी चर्चा करेंगे हम लोग। अब प्लेन एंगल क्या होता है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। वैसे तो इससे चिर परिचित हैं आप, जान पहचान आपकी अच्छी है। देखिए, प्लेन एंगल इज ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के तौर पे जोड़ा गया था, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, आपको पता ही है। और 1 रेडियन क्या होता है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाय एन आर्क हैविंग इक्वल लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। यानी कि अगर मैं प्लेन एंगल प्लेन में बनेगा, सर्किल ले लूं और सर्किल पर अगर रेडियस आर है और इसी रेडियस के बराबर मैं आर्क ले लूं रेडियस, तो ये जो एंगल यहां पे सबटेंड करेगा उसको हम 1 रेडियन बोलेंगे। 1 रेडियन बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म में आरएडी लिखते हैं, रेडियन है तो ये रेडियन होता है। और यही फॉर्मूला अगर ये एंगल थीटा है जो कि 1 रेडियन है, तो आप जो अप्लाई करते आए हैं एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बेटा, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी होता है जब ये एंगल रेडियंस में मेजर किया जाए। अगर ये एंगल रेडियंस में मेजर नहीं करेंगे तो फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो यहां पर आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1 रेडियन आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू भी आर है और रेडियस की वैल्यू भी आर है। दोनों कैंसिल होंगे और आप देख क्या रहे हैं, बेसिकली इसकी यूनिट नहीं है। देखिए, ऊपर अगर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर है, दोनों कट गए हैं। लेकिन इस चीज को पहचानने के लिए कि ये एक प्लेन एंगल है, इसके आगे हम रेडियन लगा देते हैं, जिससे हम पहचान सकें कि 1 रेडियन है। तो इसको आप पहचानते हैं बेटा, और कोई नई चीज नहीं, तो इस पर ज्यादा जोर नहीं देते हैं। समझ रहे होंगे, एक प्लेन में जो एंगल बन रहा है उसे आप प्लेन एंगल कहेंगे, और 1 रेडियन की डेफिनेशन भी थोड़ी मैंने आपको समझा दी। बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला ये तभी लगता है जब रेडियंस में मेजर किया जाए एंगल। अब बात शुरू करते अपने हीरो की, यानी सॉलिड एंगल की। अब दूसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है जो है सॉलिड एंगल, जिसका सिंबल यूज किया जाता है, जैसे कि फिजिक्स में आप रेजिस्टेंस के लिए ओम यूज करते थे, 10th से वगैरह से आप देखते आए होंगे ना, इस तरह का रेजिस्टेंस हुआ करता था इलेक्ट्रिसिटी में आर, तो यहां बोलते थे कि ओम इसकी यूनिट थी। तो यही सिंबल यहां पर यूज किया जाएगा। ये किसका सिंबल है? सॉलिड एंगल का। क्या होता है भी बताता हूं। इज अनदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और इसकी एसआई यूनिट होती है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन, वहां थी रेडियन, ये स्टे रेडियन है, एसआर शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है? ये जो सॉलिड एंगल होता है बेटा, ये 3D में होता है। तो 2D में था प्लेन में, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D पिक्चर। क्या 3D पिक्चर? आपने आइसक्रीम का जैसे कोन दिखा होगा, उस तरह इमेजिन कीजिए कि एक साथ में एक बॉडी है, और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि कितना एंगल है। तो इस बॉडी के चारों सिरों को, चारों को मतलब जितने भी सिरे हैं, सबसे यहां पर तार या स्ट्रिंग को बांध दीजिए।
तो कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए ऐसे करके, जो यहां फिगर दिखाई हुई मैं दिखाऊंगा, और ये जो एंगल बन रहा है इस कोन के इस तरफ, ये इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, सॉलिड एंगल। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि सपोज कीजिए ये कोई सरफेस है, एक सर्किल, एक स्फीयर पे, ये क्या है, सर्किल ना होके ये स्फीयर है, ध्यान रखिएगा, हॉलो स्फीयर फुटबॉल ट्रीट कर लीजिए आप, ये हॉलो स्फीयर है। अगर इस पे, इसके सरफेस पर हम कोई एस एरिया ले लेते हैं, जो कि फुटबॉल की शेप में सोचिए, फुटबॉल पे लेंगे तो जो सरफेस एरिया होगा वो फ्लैट नहीं होगा, कुछ इस तरह का होगा, इस तरह का, जिसे आप स्फेरिकल कैप कह सकते हैं। इस एरिया को क्या कह सकते हैं, अभी वर्ड्स यूज करेंगे हम लोग, स्फेरिकल कैप समझ लीजिए। इस तरह का फिगर आपको मिलेगा। स्फेरिकल कैप का एरिया, स्फेरिकल कैप मतलब जैसे छतरी होती है, टोपी होती है, मुल्ला जी वाली टोपी, और क्या देखे होंगे, तरबूज खरबूज खाए होंगे तो काट के निकालते हैं, ढुकला, कटोरा, ये तो एक हेमिस्फीयर है, मैंने काट के रखा था, ये एक बॉल को काटा है, ये हेमिस्फीयर है, और थोड़ा कट कर दीजिए इधर से आप, तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया जरा सा निकलेगा, वो बनेगा आपका क्या, स्फेरिकल कैप। अगर इसका एरिया, ये जो एरिया है वो एस है, इसका एरिया, और इनके चारों तरफ से, मतलब ये जैसे लिया, मान लीजिए तो स्फेरिकल शेप है, इससे आप इसके सेंटर पर सारी स्ट्रिंग्स को जोड़ दीजिए तो कौन बन जाएगा ना, ये सारे कैप को मैंने यहां से जोड़ दिया है, और उसके बाद ये जो हिस्सा बनता है, दिस इज द सॉलिड एंगल। इसे ही बोलते हैं हम लोग ओम का सिंबल, और इसको बताते हैं S/R²। ठीक, अब ये कितना एंगल सब्सटेंड कर रहा है, इस ओम से दिखाई पड़ रहा है, जो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मजेदार बात क्या है कि जो फिगर आएगी यहां पर, ये किस शेप की आएगी, अगर शेप समझना चाहें और फील करना चाहें तो फील करने में ये भी शेप किस तरह का होता है, स्फेरिकल नेचर का ही होता है। देखिए कैसे मैं कह सकता हूं, यहां पर अगर मैं R की वैल्यू 1 यूनिट पुट कर दूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं R की वैल्यू 1 यूनिट पुट कर दूं, एक स्फीयर बना दूं जो कि इसका रेडियस R बराबर 1 है, तो इस समय इस जो सॉलिड एंगल है वो सरफेस एरिया के बराबर हो जाएगा, इस वाले के नहीं, कुछ नए वाले के, R=1 रख दिया है, तो ये अगर R=1 है तो इसका जो सरफेस एरिया है, स्मॉल एस बता दिया, इसके बराबर न्यूमेरिकली, वैल्यू वाइज, न्यूमेरिकली क्यों कह रहा हूं भाई, ये सरफेस है, एरिया है, तो इसको तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर लिखोगे, लेकिन इसको मिलीमीटर स्क्वायर थोड़े लिखोगे, इसलिए केवल गिनती के रूप में न्यूमेरिकली ये इसके बराबर हो जाता है। पकड़ में आ रही है बात। तो जो भी सॉलिड एंगल, अब जो भी सॉलिड एंगल का फिगर कैसा रहा, यहां पर भी जो शेप रहा वो भी कैप ही तो रहा, स्फेरिकल कैप। तो दिस इज अ 3D फिगर, कैप 2D फिगर थोड़ी है। ये जो मैंने बनाया था हेमिस्फीयर, ये कोई 2D फिगर थोड़ी है, तो 3D फिगर है। तो 3D एंगल बनेगा आपका। ऐसे आप जोड़ेंगे जैसे आइसक्रीम का कोन खाते हैं, कोन बन जाता है। तो यहां पर जो ये सरफेस एरिया निकल रहा है, न्यूमेरिकली वो बराबर हो जाएगा सॉलिड एंगल के, अगर हमने R की वैल्यू 1 ले ली। ये होता है सॉलिड एंगल। मेरे ख्याल से बात को कुछ हद तक आप पकड़ रहे होंगे। इसी बात को दिखाया गया है यहां पर, ये लिख के बताया गया है। अगर कोई भी स्फीयर ले लें जहां R=1 नहीं डाल रहे हैं, तो हम इस स्फेरिकल कैप का एरिया को अगर हम ये R, ये जो रेडियस है, इस R से डिवाइड, R² से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या चीज मिल जाती है, सॉलिड एंगल। ध्यान से देखिए अब क्या होता है। अगर आप ये देखें कि एक स्फीयर, मैं इसी को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूं क्योंकि काफी चीजें हम लोग समझेंगे। एक स्फीयर ले लेते हैं ऐसे। अब स्फीयर ये पूरा खोखला गोला है, फुटबॉल है, तो फुटबॉल अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाएगी, तो फुटबॉल का जो सरफेस एरिया होता है पूरा, वो होता है 4πr², ये आपको पता है, और रेडियस तो R है ही। तो फुटबॉल अपने सेंटर पे एंगल जो बनाएगी वो बनाएगी 4πr² सरफेस एरिया अपॉन R²। तो इसकी वैल्यू हो गई 4π, यानी कि स्फेरिकल शेप होने की वजह से जो मैक्सिमम एंगल आपको मिल सकता है वो 4π स्टेरेडियन मिल सकता है। शॉर्ट में SR लिख दे रहा हूं, स्टेरेडियन इज दी SI यूनिट। ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होगा
वो आपका 3D कॉन्टेक्स्ट में आएगा। जिस भी पॉइंट पर आपको खींचना है वहां पर सारी चीजों को, उसके किनारे को अटैच कर दीजिए उस सेंटर से, और सेंटर पे जो 3D फिगर बन रही है उसका जो एरिया है r = 1 कर दीजिए। वो एरिया न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा इसके बराबर। बात कुछ अंदाजा आपको लग रहा होगा। और दूसरी बात बताएं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ा और समझते हैं, फिर हम कुछ कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। ये फिगर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम करेंगे कई चीज प्रूफ करने के लिए। मान लीजिए किसी का आपको सॉलिड एंगल निकालना है। सपोज करिए ये एक मैं ले लेता हूं डिस्क, तो आपको इसकी एक्सेस पर यहां पर आपको सॉलिड एंगल निकालना है। तो अगर सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि अगर डिस्क बनाओगे तो ऐसे कोन शेप बनेगा इसका, दिस इज द सॉलिड एंगल ओमेगा 3D फिगर के हिसाब से। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से कोई r रेडियस मानते हुए ऐसे स्फेयर खींच लीजिए। समझिएगा मेरी बात, ये सेंटर पर है। इस समय अगर ये सोचें कि यहां पर हम एक बल्ब लगा दें, क्योंकि बल्ब लगा देंगे तो चारों दिशाओं में स्फेरिकली वो रोशनी भेजता है, तो इसकी परछाई या प्रोजेक्शन इस पे कितना पड़ेगा, इस पे ये क्या होगा, ये कुछ ये एक स्फेरिकल कैप होगी। इस फुटबॉल है ना ये, तो ये डिस्क नहीं होगी, एक स्फेरिकल कैप नुमा आ जाएगी। इस तरह का फिगर सोचिए आप, स्फेरिकल कैप। तो ये स्फेरिकल कैप होगी, स्फेरिकल कैप होगी, और इस स्फेरिकल कैप का अगर हमारा सरफेस एरिया s है सपोज करिए, तो s के बाद ये डिस्टेंस जो है यहां तक का, उसको मैं s/r² अगर कर दूं तो ये निकल आएगा कितना सॉलिड एंगल ये डिस्क इस सेंटर पर सबस्टेंड कर रही है। ये ओमेगा जो लिखा हुआ है ये फिगर यहां से निकल आवेगी। बात पकड़ में कुछ आ रही होगी जब इसकी एक्सेस पे होगी। लेकिन अब मुश्किल क्या होती है कि मान लीजिए सिमेट्री फॉर्मेशन नहीं है, ये डिस्क है, लेकिन इस पॉइंट पर आप चाहते हैं सॉलिड एंगल। भाई सॉलिड एंगल तो कहीं सबस्टेंड हो सकता है, तो मुश्किल थोड़ी आती है कि इसको निकालें कैसे। तो फिर एक तरीका क्या है, एक तरीका तो यही वाला है, जैसे समझते जाइए पूरा कॉन्सेप्ट। मान लीजिए तो एक्सेस की बात थी, लोग इसका सवाल भी लेके करेंगे। मान लीजिए ये एक डिस्क है कोई भी चीज है, यहां पॉइंट P पर आप चाहते हैं सॉलिड एंगल। तो एक तो तरीका क्या है कि फिर आप ऐसे बनाएं स्फीयर, और यहां पे प्रोजेक्शन देखें कि परछाई इसकी कहां पड़ रही है। ये परछाई वाला कैप हो गया। अब ये जो परछाई वाला कैप होगा ये सिमेट्रिक फॉर्मेशन नहीं देगा, ये स्फेरिकल कैप नहीं होगा, कुछ अलग शेप का आएगा। भाई लंबा चौड़ा करते हुए आएगा, इधर खिंचा रहेगा इधर बैठा रहेगा। तो अगर आप इसका सरफेस एरिया निकाल सकें किसी तरीके से, अगर निकाल सकें तो आप इस r से, क्योंकि r तो सेम होने वाला है भाई, ये तो स्फीयर फुटबॉल पे बनाए हुए हो, तो उस समय s/r² कर दोगे तो ये आपका, थोड़ा नीचे लाता हूं जिससे दिख पाए, s/r² कर दोगे तो ये आपका स्टेरेडियन में ये आपका सॉलिड एंगल निकल आएगा। बात समझ में आ रही होगी जो मैं बता रहा हूं। और दूसरा तरीका जो फील करने का तरीका था, वो एक और तरीका होता है जो एलिमेंटल तरीके से निकालते हैं हम लोग। एलिमेंटल का मतलब कि अगर वो फॉर्मूला आगे लिखा है मैं आपको शो करूंगा, कि अगर कोई ds छोटा सा चार्ज है तो स्फीयर नहीं बनाना चाहते हैं आप, मान लीजिए स्फीयर बनाने के मूड में नहीं है, तो उस तरह कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन भी करके मैं दिखाऊंगा आपको। मेरे ख्याल से डेरिवेशन कर ही लेना चाहिए। ये अंदाजा आपको मिला कि सॉलिड एंगल एक 3D है, 3D एंगल है, 2D नहीं है। कैसे इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला है s/r²। s क्या है, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, जो आपने एक फुटबॉल नुमा स्फीयर खींचा है, इस बॉडी की जो परछाई या जो प्रोजेक्शन मैथमेटिकली बोले उसका एरिया, और डिवाइडेड बाई r। ये देखिए कोन टाइप स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो डिवाइड, ये भी r होगा ये भी r होगा, तो दोनों r होंगे, तो डिवाइडेड बाई r² कर देंगे। तो ये यहां भी देखिए इसके कोई यूनिट नहीं है, एरिया तो अगर मीटर स्क्वायर में नाप रहे हैं या जिसमें, तो ये मीटर स्क्वायर, r का भी मीटर स्क्वायर, दोनों कट गया, तो यूनिट लेस है। लेकिन पहचानने के लिए हम इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, स्टेरेडियन। बात पकड़ में आ रही होगी, जिससे हम जान सकें कि ये सॉलिड एंगल है।
इतनी बात पकड़ में अगर आ गई तो और इसकी चर्चा करते हैं हम लोग, और अगली स्लाइड हम लेके आते हैं जो आपको ये सॉलिड एंगल निकालने का तरीका आपने देख लिया है। कोई भी, अच्छा एक छोटी सी चीज और, कोई भी अगर क्लोज फिगर, जैसे हमने फुटबॉल के केस में देखा था कि फुटबॉल के केस में जो सेंटर पे सॉलिड एंगल था वो मैक्सिमम 4 पाई था। कोई भी क्लोज्ड फिगर ले लें आप, मान लीजिए एक हम ऐसे ऐसे भी ले लें, कोई अगड़म बगड़म फिगर ले लें, और ये एक पॉइंट ले लिया। अब यहां पर हम सोचें कि ये जो क्लोज्ड फिगर है, ये जो क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर सेंटर पर कितना एंगल बना रही है सॉलिड एंगल, तो ये 4 पाई ही बना रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप फुटबॉल नुमा स्ट्रक्चर खींचेंगे, देखिए तो यहां पर अगर बल्ब रखेंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इससे रोशनी बाहर ही नहीं निकलेगी, तो प्रोजेक्शन में चारों तरफ अंधेरा मिलने वाला है, शैडो मिलने वाली है, परछाई मिलने वाली है, तो परछाई का एरिया कितना हो गया फिर 4 पाई आर स्क्वायर, और ये तो आर था ही, तो ये आर स्क्वायर डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू 4 पाई फिर से आ जाएगी। तो ये जब क्लोज फिगर होती है, ये इसका सेंटर लिया है। अच्छा मजे की बात क्या है कि अगर ये सेंटर क्लोज फिगर में अगर ये सेंटर ना भी हो तो भी हर जगह सॉलिड एंगल 4 पाई होता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए बल्ब को आप उठा के यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, यहां रख दें, तो परछाई तो चारों तरफ पड़ रही है। उस सिचुएशन में भी, यानी क्लोज्ड फिगर के अंदर कोई भी क्लोज्ड फिगर हो, मान लो क्यूब हो, कोई भी फिगर हो, मैंने तो एट रैंडम बना दी, इसके अंदर इस पे सॉलिड एंगल क्यूब कितना बना रहा है 4 पाई क्लोज्ड फिगर में। अगर ये क्लोज्ड फिगर नहीं हुई बच्चों, समझते रहो पूरी बात क्योंकि इसके परकच्चे उड़ा देंगे हम लोग आज। अगर क्लोज्ड फिगर नहीं हुई तो जैसे ये डिस्क बनाया था, तो डिस्क में ये सेंटर था सपोज करिए, तो यहां पर सेंटर, यहां समझ लो अगर ये सेंटर है, इस पे कुछ सॉलिड एंगल बन रहा है, लेकिन इस सेंटर की जगह आप यहां पहुंच जाएं, आगे इस सेंटर को छोड़ के यहां चले आए, तो सॉलिड एंगल सेम नहीं बनेगा, देखिए अलग हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? या पीछे चले जाएं तो सॉलिड एंगल कुछ और बनेगा। तो इन द केस ऑफ ओपन सरफेसेस जो आपको दिख रहा है, सॉलिड एंगल की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, जबकि कोई क्लोज्ड फिगर अगर है, किसी भी रूप में क्लोज्ड है, क्लोज्ड फिगर समझ रहे हैं, उसके अंदर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लेंगे तो कितना सॉलिड एंगल बना रहा होगा 4 पाई, वही मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है। मेरे ख्याल से इस बात को भी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसकी और मेटा एनालिसिस की तरफ बढ़ेंगे और आपको मजा आने वाला है बहुत तगड़ा। ये देखिए एक फिगर लेते हैं और मैं समझाता हूं ये क्या है, जैसे आपको जो बच्चे नहीं जानते वो समझ पाए, फिर इनके डेरिवेशंस करेंगे 2-3 तरह से, जैसे बिल्कुल हम लोग चिथड़े उड़ा दें इसके। पहली बात, ये क्या चीज है? प्रूफ ऑफ एलिमेंटल सॉलिड एंगल, छोटा सा सॉलिड एंगल लिखा है डी ओमेगा, तो डी ओमेगा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डीएस वैल्यू होती है। ये क्या मतलब है? ये मतलब ये है, यही बताने की कोशिश करता हूं। ये कहानी कुछ ऐसी है कि मान लीजिए यहां पर छोटा सा एक ऐसे कोई शेप ले लेते हैं और यहां पर पॉइंट P है, दिख तो रहा है आपको, कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं बना दिया, मेरे ख्याल से बड़ा बनाना चाहिए, इसको खिसका ही लेते हैं, ज्यादा बेहतर स्थिति होगी जिसे आप सुविधाजनक तरीका से देख पाए। अगर मैं कोई यहां पर एक फिगर ले लेता हूं, डिस्क ले लीजिए, कोई फिगर ले लीजिए, और इस पॉइंट P पर ये जो फिगर है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका एरिया कितना है ds, एलिमेंटल एरिया है, इट इज वेरी स्मॉल, जैसे डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं। तो अगर मैं इस पे इसका सॉलिड एंगल बनाना चाहूं तो ये सॉलिड, क्योंकि बहुत छोटा है तो ये डी ओमेगा बनाएगा। वो सॉलिड एंगल कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये इसकी सीध में तो है नहीं जो बड़े प्यार से मैं ऐसे जोड़ जाड़ दें। तो यहां पर सिचुएशन क्या होगी, देखिए कि यहां पर मैं इसको ऐसे जोड़ता हूं, दिस इज द आर, डिस्टेंस आर हो गई। इसके बाद इसका जो एरिया वेक्टर आप बोलना चाहें वो तो परपेंडिकुलर होता है और वो चला जाएगा किस दिशा में? इस दिशा में, दिस इज द डीएस। आप समझ पाए इसका एरिया वेक्टर। और इस आर को अगर मैं आगे सबस्टेंड कर दूं, इसी रेड कलर से सबस्टेंड कर दूं, ये जो आर की पोजीशन है, तो दिस एंगल विल बी थीटा। आप समझ पा रहे हैं? अगर ये एंगल थीटा है डीएस में और आर में, ये आर ही जा रहा है, तो ये जो एंगल बनेगा, कलर फिर से बदल रहा हूं, ये जो एंगल बनेगा, ये कोण नुमा स्ट्रक्चर बना, ये 3D वाला, ये बनेगा सॉलिड एंगल डी ओमेगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी
कॉस थीटा ds अपॉन आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब मन में एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है कि ये फिगर आई कहां से, कैसे मान लें, इसका भी डेरिवेशन हम लोग करेंगे और बहुत ही प्यार से आप निकाल पाएंगे इसको। ठीक, दो तरीके से मैं इसके डेरिवेशन को बताना चाहूंगा। एक तो क्वालिटेटिवली, देखिए कितनी आसानी से आ जाएगा, और दूसरा हम लोग मैथमेटिक्स लगा के भी करेंगे। सब बहुत आसान है। चलो, तो ये बात आप समझे ना कि ये कहानी क्या थी, जो ऊपर लिखा हुआ था, ये कहानी क्या थी, ये आपको यहां से दिखाई पड़ी। अब इसका डेरिवेशन पहला हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, यहीं पर चलिए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास ये एरिया ds है, इसका हम कंपोनेंट इधर ले लें, ds का कंपोनेंट इधर ले लें, तो ds का कंपोनेंट बच्चों इधर क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा ds cos थीटा, इस डायरेक्शन में, r की डायरेक्शन में। r की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेने का मतलब क्या है कि इस फिगर का हम लोगों ने एरिया वेक्टर इधर किया, यानी ये फिगर अब कैसी बन चुकी है, कुछ ऐसी फिगर बन रही है एरिया की। भाई तभी तो इसका नॉर्मल वेक्टर इधर जाएगा, तो ये सरफेस इसके अब परपेंडिकुलर हो गई, देख पा रहे हो कि नहीं भाई। ये सरफेस ऐसी थी तो ds इधर था, अब इसका ds का कंपोनेंट ds cos थीटा मैंने इसके नॉर्मली ले लिया है, तो सरफेस कैसी हो गई, ऐसी, प्रोजेक्शन ऐसा हो गया, ये प्रोजेक्शन ऐसा हो गया, और इससे ये 90 बना रहा है। अब अगर मैं यहां पर ऐसे गोला खींच दूं तो ये सरफेस पे पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे टेंजेंट खींचोगे तो 90 बनाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना, यहां पर अब ये गोले के ऊपर आ गया। ये जो फिगर थी, ये एलिमेंटल डिस्क समझ लीजिए, ऐसे छोटा सा दिखाने के लिए आपको। और आपको पता है कि अगर ये सेंटर आ गया है अब, क्योंकि इसके आर का ये सेंटर हम बना सकते हैं। स्फीयर है ये, सर्किल मत समझना कभी। तो स्फीयर जो खींचा है, होलो स्फीयर, उसमें इसका जो एरिया है वो ds cos थीटा है मेरे बच्चों, और ये इसका रेडियस r है। आप जानते हैं डी ओमेगा का फॉर्मूला, इस सरफेस एरिया को आप डिवाइड मार दीजिए आर स्क्वायर से, देखिए आ गया। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू कॉस थीटा ds अपॉन आर स्क्वायर। देखिए कितने आराम से ये फॉर्मूला हमारा इधर से निकल आया। इस लॉजिक के तहत इसे क्या बोला जा सकता है, मोर लेस क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमने कॉन्सेप्चुअली इसको पकड़ लिया। यहां से बात पकड़ में आ रही है, हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये जो लेक्चर है भले थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाए, लेकिन धुआं, आग लगनी चाहिए। अब इसको हम लोग मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे साहब, कि मैथमेटिकली ये फॉर्मूला कैसे आता है। ये तो आ गया क्वालिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से, तो आइए चलते हैं मैथमेटिकल प्रूफ की तरफ। तो मैं इसको ऊपर ले जाता हूं फिर से। अब जो चर्चा हम लोगों ने की थी, आप जान रहे थे सिचुएशन के हिसाब से कि एक फिगर लेता हूं, ये एक एलिमेंटल हमारे पास एरिया था जिसे हमने ds बोला था, ये एक P था पॉइंट जिस पे हमें सॉलिड एंगल निकालना था, और हम ये जान पा रहे थे कि इसकी सिचुएशन में ये जो r है, ये r यहां तक है बेसिकली, ये r, और यहां और इसके ds में जो एंगल था दिस इज थीटा। इसका कंपोनेंट हमने ले लिया था बच्चों, समझिएगा, और कंपोनेंट लेके जो ये ds cos थीटा, ये जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आया था, इससे इसका ये प्रोजेक्शन ले लिया था। प्रोजेक्शन लेके ये हमने देखिए स्फीयर खींच लिया यहां पर, ठीक, इसी r से हमने एक स्फीयर खींच लिया। अब हमने ये भी पढ़ रखा है बच्चों, जो आपको ध्यान होगा, जो फॉर्मूले में दिखाया था, s अपॉन आर स्क्वायर। अगर r इज इक्वल टू 1 यूनिट आप कर दीजिए तो हमारा सॉलिड एंगल सरफेस एरिया के न्यूमेरिकली बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिकली। और एक बात आप फटाफट सीख लीजिए कि जब भी स्फेरिकल कैप होती है, कोई स्फेरिकल कैप का मतलब हेमीस्फीयर मत समझिएगा, जैसे कि मैं ऐसे बना दूं और ये कुछ स्फेरिकल कैप ऐसी बना दीजिए आप, ऐसे आप कैप देख पा रहे हैं। तो इस कैप का अगर मैं यहां से सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ले लूं और इसका ले लूं ये रेडियस r, तो इसका एरिया कितना होगा, तो उसका एरिया हुआ करता है 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ये नहीं पता है, अभी डिराइव करेंगे इसको भी, मतलब उसी सवाल के अंतर्गत। तो ये जो स्फेरिकल कैप है, स्फेरिकल कैप,
इस स्फेरिकल कैप का एरिया इतना होता है। स्फेरिकल कैप समझ गए होंगे, अगर यहां से काट देंगे तो हेमिस्फीयर बन जाएगा, और 20 से कहीं स्फीयर को काट दिया तो छोटा सा टुकड़ा बन रहा है, इसका एरिया ये होता है। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए इस फिगर में मैं क्या करूंगा, ये जो स्फीयर बनाया है यहां पर इस r = 1 यूनिट का एक स्फीयर खींच लूंगा। तो मैं दूसरे कलर से ये यहां पर मैंने ऐसे एक स्फीयर खींचा, और ये तो पूरा कैपिटल R था, इसकी जो सेंटर नहीं है, थोड़ा सेंटर समझ लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत अच्छा फिगर तो बनने वाला नहीं है। मैं यहां पे फिर भी कोशिश करता हूं, ये समझ लीजिए। और इसका जो R है, यानी ये जो टुकड़ा है या और भी टुकड़े जो बनाएंगे, दिस इज द रेडियस, और इसको मैं R = 1 यूनिट कह रहा हूं। मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। O लिख देते हैं, P लिख देते हैं, इसको मैं Q लिख देता हूं, अभी इस्तेमाल होगा। तो दिस इज 1, O से लेकर P तक का। बात समझ में आई होगी आपको। अब मैं यहां से कलर यही लगता हूं, चलिए इसको मिला देता हूं। देखिए यहां से अगर मैं इससे मिला दूं, ये देखिए सॉलिड एंगल तो यही निकलने वाला है जो निकलेगा इस समय। तो यहां पर ये जो एरिया छोटा सा कैप बना ना, देख पा रहे हैं आप, ये कैप और एक कैप ये बन रहा है, दोनों स्फेरिकल कैप इन नेचर हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए ये ट्रायंगल की फॉर्म की बात करूं, अगर मैं ये देखिए एरिया वाइज ट्रायंगल की बात करूं, तो ये ट्रायंगल हमारा कैसा है? अगर लाइन खींच दूं ऐसे, ये ट्रायंगल हमारा कैसा है बेटा? ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, देख पा रहे होंगे ये कैसे हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर? ये लिख सकता हूं छोटा r 1 अपॉन यहां से यहां तक लेके बड़ा R, या तो R है, इज इक्वल टू छोटी वाली हाइट, ये हाइट है ना, इस हाइट को इस स्फेरिकल कैप की रेडियस की बात कर रहा हूं। इसको मैं क्या लिखने वाला हूं? छोटे को मैं लिख देता हूं, ये देखिए ये R था, इसको कंफ्यूज ना करें तो मुझे क्या लिख देना चाहिए? चलिए मैं H लिख देता हूं, H स्मॉल। ये बेसिकली रेडियस है, RS लिख देना चाहिए जिससे आपका दिमाग कंफ्यूज ना करे। RS लिख देता हूं, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल कैप, रेडियस ऑफ दिस स्मॉल कैप, ये बात कर रहा हूं, ठीक, दिस इज RS। और यहां वाले की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं R बिग, समझाने के लिए। R बिग का मतलब हो गया ये R बिग, समझ पा रहे हैं? और R तो यहां से यहां तक का, ये R था ही यहां से यहां तक का। बात समझ में आई? क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल थे। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो 1 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू RS का स्क्वायर अपॉन RB का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब आप ये देखिए स्फेरिकल इन नेचर दोनों हैं। स्फेरिकल इन नेचर में क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है, ये थीटा तो सेम है, सेमी वर्टिकल एंगल जो बताया था। इस सिचुएशन में अगर थीटा सेम है तो R स्क्वायर के ये प्रोपोर्शनेट हो गए एरिया। समझ में आ रही होगी बात? मतलब यहां लिखना चाहूं तो 1 अपॉन R स्क्वायर, और RS को लिखना चाहूं तो मैं 2 पाई RS स्क्वायर तो था ही, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकता हूं ऊपर नीचे, कोई टेंशन तो है नहीं। देखिए क्योंकि यहां पर कॉस थीटा इज सेम फॉर बोथ द सरफेसेस, ये थीटा है ना, ये थीटा तो सेम है दोनों के लिए। बात समझ में आ रही होगी। अब ये वैल्यू लिखी, अब यहां पर देखिए 1 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जो एरिया है स्मॉल वाला, ये तो ये छोटा एरिया है। आप जानते हैं जब हम R बराबर 1 यूनिट लेते हैं तो ये एरिया किसके बराबर हो जाता है? न्यूमेरिकली इस ओमेगा के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई d ओमेगा ऊपर वाली, समझ पा रहे हैं? नहीं, दिस इज द एरिया। व्हाट इज दिस? दिस इज द होल थिंग इज एरिया S। मैं अगर लिख दूं एक बार तो और समझ जाएंगे आप। मैं लिख देना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही बढ़िया रिसर्च करके वीडियो मेहनत करके बना रहा हूं, तो आपको 100% ये हो गया एरिया ऑफ स्मॉल कैप, स्फेरिकल कैप, स्मॉल एस लिख देता हूं, और ये बड़े वाले का एरिया निकल आया। ये बड़े वाले का एरिया कितना इस बड़ी वाली कैप का? तो ds cos थीटा, ये प्रोजेक्शन लिया था ना बेटा, ये देखो ds cos थीटा क्या था? इसका एरिया था प्रोजेक्शन वाले का, ds cos थीटा। तो इसकी जगह मुझे लिख देना चाहिए ds cos थीटा। अब बड़े आराम से आप इसको क्या लिख सकते हो?
1/r²। न्यूमेरिकली जब r = 1 लेते थे तो ये एरिया d ओमेगा के बराबर हो जाएगा, और नीचे वैल्यू है ds cos थीटा। तो यहां से वैल्यू देखिए d ओमेगा क्या देख पाए, cos थीटा ds/r²। देखिए प्रूव हो गया। ये इस तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच लगाई जाती है प्रूफ करने के लिए। तो ये एलिमेंटल या बहुत छोटा, ये इस तरह से भी सवाल निकाले जाते हैं। इसका देखिए एप्लीकेशन क्या आएगा, कहीं भी कोई भी सॉलिड एंगल कहीं लेना है आप तुरंत इसका निकाल सकते हैं। एलिमेंटल एरिया मानिए यहां पर छोटा सा पार्ट ले लिया, अगर बड़ा सरफेस है छोटा सा पार्ट मानिए उसके लिए निकालिए डी ओमेगा, फिर छोटा और ऐसे जैसे हम लोग इंटीग्रेशन में करते हैं सब डी ओमेगा निकाल के सब जोड़ देंगे तो ये डी ओमेगा आ जाएगा। डी ओमेगा मतलब टोटल ओमेगा आ जाएगा। मतलब ओमेगा निकालना है तो आप इंटीग्रेट कर देंगे और इंटीग्रेशन करने के बाद ये फॉर्मूला बन जाएगा। कई किताबों में ये फॉर्मूला दिया रहता है कि कैसे देते हैं, कि ऐसे कोई फिगर बना दी है, यहां कोई पॉइंट ले लिया साहब, ये पॉइंट निकाल दिया, यहां इसका एरिया वेक्टर ds निकाल दिया, ये थीटा है ये r है, और बता देते हैं कि सॉलिड एंगल ये जो निकलेगा ओमेगा वो इस तरीके से निकलेगा। तो ये पॉइंट आपको, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए। बोर्ड वाले बच्चे भी ये 1 घंटा अगर लगा लेंगे तो जबरदस्त क्लैरिटी आपको मिल रही है। तो एक तो तरीका था प्रोजेक्शन, एक तो तरीका ये एलिमेंटल से निकालने वाला, और दूसरा वो तरीका और मैंने बताया था कि यहां पे क्या कर सकते हैं, पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट लेके एक कोई रेडियस स्फीयर की खींचिए और इसका प्रोजेक्शन का एरिया निकालिए अपॉन r² कर दीजिए, उससे भी निकाल सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक तो कैलकुलस वाला मेथड कि आपने स्फीयर नहीं खींचना पड़ा, और दूसरा मेथड क्या कि इस पॉइंट से एक बड़ा सा स्फीयर खींच लीजिए किसी r का, और इसका प्रोजेक्शन देख लीजिए कितने को परछाई आ रही है, उसके एरिया डिवाइडेड बाई ये स्ट्रेट लाइन जो r आ रहा है, इस r से डिवाइड कर देंगे, वही एंगल मिलेगा जो यहां मिल रहा है। इस तरीके से निकाला जाता है कार्यक्रम। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब देखिए जो शुरुआती दौर में एक फॉर्मूला ये लिखा था बहुत ही बेहतर तरीके से, इसको भी हम लोग हैंडल करते हैं और 2 तरीके से हैंडल करेंगे। देखिए ये स्लाइड थी सॉलिड एंगल वाली स्लाइड। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि सॉलिड एंगल सब्सटेंडेड बाय ए डिस्क एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, कोन हो या डिस्क हो, अगर हमारे पास ये सिचुएशन है, डिस्क बना लेते हैं अभी जो डिस्क दिया है, इसमें अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है और यहां से डिस्टेंस OP हमारा r है, तो जो सॉलिड एंगल बनाएगा ये डिस्क एट द एक्सिस की बात कर रहा है, ऑन इट एक्सिस, ये एक्सिस है, उस पर मतलब ये जो 3D फिगर जो ओमेगा बनेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π1 - cos थीटा। तो ये जो हिसाब किताब है ये आपका कई जगह एप्लीकेबल होता है। ये कोन के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसा कोन बन ही रहा है, डिस्क के लिए एप्लीकेबल है, हेमीस्फीयर के लिए एप्लीकेबल है, और स्फीयर के लिए तो आप जानते ही हैं। इन तीनों सिचुएशंस में इस वाली कंडीशन को हमें याद रखना चाहिए। एग्जामिनेशन में, जेईई में, नीट में आपको इसका बड़ा सदुपयोग मिलेगा, बड़ा यूजफुलनेस रहेगी। समझ पाए होंगे ये थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल, आर जो होता है दिस इज द आर, और ये आपकी वैल्यू जो ओमेगा आई है 2π1 - cos थीटा निकल के आई है। ये सिचुएशन यहां पे रहती है। ठीक है, आगे की बातचीत करते हैं बेटा। अब बच्चों यहां पर देखिए ये जो फिगर, ये जो सॉलिड एंगल निकाला गया है, ये 2 तरीके हम लोगों ने जो सीखे हैं उन दोनों तरीके से मैं ड्राइव करके आपको दिखाऊंगा, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी एकदम नेक्स्ट लेवल की हो जाए। कौन से 2 तरीके? एक तो कैलकुलस वाला एलिमेंटल डी ओमेगा वाला, और दूसरा स्फीयर बनाने वाला तरीका, दोनों ही करेंगे। तो पहले इसका हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं जो कि कैलकुलस वाले मेथड से होगा। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं, और मैं इसको नीचे ही ले जाता हूं खिसका के, फिर मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर डालिएगा सब। तो इसको मैं लेके आता हूं, ये फ्रेश पेस्ट टाइप का आ गया है। अब यहां पे मैं क्या बनाता हूं, एक डिस्क बना देता हूं। सपोज करिए डिस्क बना दी, यहां पर पॉइंट ले लेते हैं P। ये डिस्क है, ये थोड़ी और मोटी बनानी चाहिए, भी रिंग बनाना पड़ेगा इसमें। तो मैं इसको उड़ाता हूं और थोड़ा ऐसे बनाता हूं जैसे समझाने में आसानी हो,
और इसके सेंटर को लिख देता हूं O, और O से P तक की जो दूरी है उसको कह देते हैं सपोज A। कोई दूरी है फिक्स रखनी होगी, उसे मैं कह दे रहा हूं A। अब यहां पर मैं ये क्या है, दिस इज ए डिस्क, लिख दूं नहीं कहीं बच्चे कंफ्यूज ना हो जाएं। ये डिस्क है, इस डिस्क में मैं एक एलिमेंटल एरिया ले रहा हूं, एलिमेंटल रिंग ले रहा हूं, ये देखिए ऐसे, और इसको मैं कोशिश कर रहा हूं कि और बेहतर डायग्राम आपके सामने पेश कर सकूं। ये वैल्यू ले लेता हूं। अब ये साथ में देखिए कि ये जो रेडियस है जो हमने ली है यहां से, दिस इज x, ठीक। और यहां से बात करें तो किसी अल्फा एंगल पे या थीटा एंगल की बात कर लेता हूं। थीटा एंगल पर ये डिस्क ली गई है, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज डी थीटा। आप बात समझ पाए होंगे। और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है टोटल, ये मैं बाहर वाला, ये इसे मैं कह रहा हूं अल्फा, कोई ना कोई वैल्यू कहनी होगी, PO ये वैल्यू बन गई। और इसकी चौड़ाई कितनी है बेटा, ये दिस इज dx। ये कॉन्फ़िगरेशन है, हम लोग निकालने वाले हैं कैसे, इसका सॉलिड एंगल निकालेंगे। यानी ये पूरी कहानी मैं यहां अगर फिगर बनाऊं, ये डिस्क अगर बनी हुई है तो ये डिस्क इसकी एक्सेस P पर ये एंगल, सॉलिड एंगल जो कि 3D फिगर होगी, ये ओमेगा कितना बनेगा ये निकालेंगे। जबकि हमको A दे रखा है और साथ में इसकी कुछ रेडियस वगैरह दे रखी होगी। सपोज करिए इसकी रेडियस R दे रखी है, जो यहां पर R इसकी भी है, पूरी रेडियस इसकी R है। मेरे ख्याल से ये बात समझ गए, ये हमें निकालने का कोशिश करना है। अब हम लोग कैलकुलस के मेथड से जानते हैं कि एलिमेंटल जो कहानी हुआ करती थी, जिसे हम डी ओमेगा लिख रहे थे, उसको लिखा जाता है कॉस थीटा, और साथ में ds अपॉन आर स्क्वायर। ये एलिमेंटल डी ओमेगा था हमारे पास। इस वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं। अब यहां पर देखिए आर की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी को मैं क्यों, क्योंकि ये देखिए ये आर है ना, तो आर इज दिस वन, दिस इज द आर। आर क्या है, आर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, यही तो आर लेते हैं हम लोग सॉलिड एलिमेंटल डिस्क में। आपको याद दिला दूं फिर भी, अगर कोई डिस्क ऐसे बनाई थी, कहीं पर पी था, तो ये जो डिस्टेंस थी डिस्क से वो आर ले रहे थे, बाकी डीएस वीएस की कहानी तो बात की बात थी। तो दिस इज आर, कितनी दूर है, बहुत छोटी सी है, तो ये एलिमेंटल डिस्क ये यहां से यहां तक, दिस इज आर। बात समझ में आई। आर को क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको चेंज कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और रही बात ये ds cos थीटा की, तो हम लोग ds को जो एरिया है उसको भी चेंज कर लेंगे और cos थीटा को भी x के फॉर्म में ले आएंगे। तो देखिए कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर cos थीटा की बात करूं, यहीं कहीं लिख लेता हूं, cos थीटा की बात करूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, दिस इज थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज a एंड हाइपोटेन्यूज इज r, और r का ये r, तो इस r की जगह क्या लिख सकते हो, a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये तो हमारी आ गई cos थीटा की वैल्यू, जो वैल्यू अभी हम पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर देते हैं, लगे याद। तो ये लिखा a और साथ में लिखा यहां पर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात पकड़ पाए होंगे, cos थीटा की वैल्यू पुट की है, इंटू ds। ds का मतलब है इस ये जो एरिया है इसका उसको पकड़ना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, ds 2 पाई r, रेडियस आपका x है तो 2 पाई x, और इसकी चौड़ाई कितनी है dx। तो ये इसका ds हो गया एरिया इस एलिमेंटल रिंग का। ये क्या लिया है, एलिमेंटल रिंग, दिस इज एलिमेंटल रिंग। बिल्कुल आराम से समझिए। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2 पाई x इंटू dx। ये देखिए वैल्यू लिख दी गई। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि x में a फिक्स्ड है हमारा, सारी चीज x में आ चुकी है। खैर मैं एक बार और लिख देता हूं, डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई a
एक्स डी एक्स अपॉन नीचे वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आप देख पा रहे हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर ये रेडियस पूरी r है, 0 से r तक। तो इसको मैं देखिए इंटीग्रेट कर देता हूं, टोटल सॉलिड एंगल निकलने वाला है और जो चीजें कांस्टेंट में थी उसको मैं बाहर लेके चला जाता हूं, 0 to r x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन कई बार हम लोग कर चुके हैं, फिर भी मैं क्योंकि पूरी बात हम लोग समझ रहे हैं तो क्यों छोड़ा जाए। यहां पर लेट कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को t, तो आप dt अपॉन dx जब निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2x। इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2πa, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अभी नहीं चेंज कर रहे हैं, पलट के वापस रख देंगे। ये रहा x और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब t था, तो t की पावर 3/2 और dx की जगह डाल दिया आपने dt अपॉन 2x। देखिए इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया। आगे देखते हैं बेटा, बहुत ही प्यारे और आसान तरीके से इसको आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये रहा 2πa, 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूं अभी, ये इंटीग्रेशन t की पावर -3/2 dt हो चुका है। आगे फिर चलते हैं, 2πa इंटू हाफ और t की पावर -3/2 का मतलब क्या होता है, t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1। और इसकी लिमिट अभी मैं नहीं लगा रहा हूं क्योंकि x में रख के 0 to r लिखूंगा, अभी लगाऊंगा तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है साहब, अब यहां पर वैल्यू आ गई ओमेगा इज इक्वल टू 2πa और यहां पर देखिए वैल्यू आ जाएगी, मैं करके ही दिखाऊं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और ये वैल्यू हो गई t की पावर -हाफ, नीचे -हाफ, अभी लिमिट लगाऊंगा, ये हाफ से हाफ कट गया, माइनस वैल्यू आ रही है तो 2πa -1 लिख देता हूं इसकी जगह। और इस t की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन, क्योंकि -हाफ है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लिमिट लगा देते हैं 0 to r, बहुत ही आसान से, कोई दुविधा नहीं है। अब यहां पर देखिए कैलकुलेट करते हैं फाइनली, ओमेगा इज इक्वल टू 2πa और ये -1 लिए रहते हैं साथ में, r वैल्यू पुट कर दो तो 1 अपॉन x की जगह पुट करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह पुट करोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर, माइनस से कर दो मल्टीप्लाई तो 2πa, ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब यहां पर इसको a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2πa को कर लेते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखिए सॉलिड एंगल निकल आया आपका। और फिगर के हिसाब से ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू कॉस थीटा थी, अभी आपको दिखा देते हैं। तो ये सॉलिड एंगल निकल आया, इसको मैं ओमेगा लिख रहा हूं और a कॉस थीटा की वैल्यू a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ करती थी। ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं एक बार, जहां कॉस थीटा हम लोगों ने यूज किया है। देखिए a अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू करें अगर कॉस थीटा का मतलब अल्फा लिख देना चाहिए क्योंकि ये आर पूरा है यहां तक, और ये अल्फा था। देखिए मैं थोड़ा नीचे लेके समझाऊं, ये देखिए दिस इज आर ना, पूरा आर, और दिस एंगल इज अल्फा। तो ये अगर देखिए यहां पर आर है ये, और ये ए है, तो यहां पर आपका ये अल्फा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए और ऊपर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, कॉस अल्फा के बराबर। तो यहां पर मुझे कॉस थीटा ना लिख के मुझे कॉस अल्फा लिख देना चाहिए और यहां पर वैल्यू पुट कर देनी चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस अल्फा। और इस रिलेशनशिप को हमको याद रखना चाहिए, ये कौन वोन के लिए वैलिड होती है। फिर से एक बार, ये एंगल हमारा कितना है इस केस में, दिस इज अल्फा, और यहां से दूरी कितनी है अगर बात करें तो वो दूरी हम लोगों ने a ली थी, तो इस समय a है।
तो ये सॉलिड एंगल कितना बनेगा, ये वाला सॉलिड एंगल, इसके अंदर वाला इतना बनेगा। ये जो प्रूफ हम लोगों ने किया है ये कैलकुलस वाले मेथड से किया है। मैंने कहा था ना मैं एक प्रूफ और बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल इसके चितड़े उड़ा देने हैं इस कॉन्सेप्ट के, वो करूंगा स्फीयर बनाने वाले मेथड से, वहां भी इंटीग्रेशन लगेगा। अब चलेंगे एक अच्छा इंटीग्रेशन, कोई बात नहीं, बहुत शांति से करेंगे। उसको करते हैं सेकंड मेथड से, जहां पर हम बनाएंगे उसकी शैडो या परछाई। आइए उसको करते हैं। तो बच्चों करते हैं इसको दूसरे मेथड से, मजा आने वाला है। और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट तब भी सेम रहेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा, बट वी आर गोइंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैं ऊपर लिखे जाता हूं। अब आपको क्या दिखाने वाला हूं कि एक हमारे पास डिस्क थी, इसकी एक्सिस पर O ले लेते हैं सेंटर वाला पॉइंट, P ले लेते हैं इसको, इसकी सेंटर पर सॉलिड एंगल कैसे निकालें। तो सॉलिड एंगल निकालने का दूसरा तरीका, जहां हम लोग स्फीयर बनाया करते थे, एक स्फीयर बना लेते हैं कुछ दूरी पर, ये कुछ ऐसे बना लेते हैं। स्फीयर अच्छा नहीं बनेगा लेकिन काम चलाइए। ये सेंटर पर है ऐसा मान के चलें आप, सेंटर तो नहीं है, थोड़ा टेढ़ा घुमा दिया हमने। अगर ये सेंटर पर है तो इसका प्रोजेक्शन लेना है हमको, परछाई, समझिएगा मेरी बात। ये हमें सॉलिड एंगल ये निकालना है कि ये प्लेन एंगल नहीं है, दिख तो प्लेन रहा है, प्लेन नहीं है, ये 3D वाला फिगर, ये ओमेगा निकालना है। इसकी परछाई यहां पर पड़ेगी, और जो परछाई या शैडो बोल रहे हैं, ये शैडो किस शेप की होगी, ये होगी स्फेरिकल कैप, टोपी नुमा, मुल्ला जी की टोपी, कैप, या ऐसे समझ लीजिए। ये तो हेमिस्फीयर है लेकिन उसका कोई टिकड़ा रहेगा। ये हेमिस्फीयर दिख रहा है ना आपको, कटा हुआ पॉइंट, ये तो इसका कुछ पार्ट रहेगा, कैप स्फेरिकल। तो स्फेरिकल कैप की फोटो बनाता हूं आपको समझाते हुए। ये देखिए स्फेरिकल कैप कुछ आ गई इस तरीके से। व्हाट इज दिस? दिस इज ए स्फेरिकल कैप या स्फेरिकल डोम कह दीजिए, दोनों में कुछ भी आप समझ लीजिए। स्फेरिकल डोम, डोम कैसा, जैसे मस्जिद वगैरह के ऊपर स्ट्रक्चर नहीं होता डोम नुमा, वैसा। तो ये स्फेरिकल डोम बनेगा। आप इमेजिन कीजिए कि स्फीयर है, ये चारों तरफ फुटबॉल है बहुत बड़ी, उसके अंदर है, यहां पर बल्ब जला दिया, यहां पर क्या किया, इलेक्ट्रिक बल्ब। तो बल्ब चारों दिशाओं में रोशनी निकाल रहा है। तो यहां पर जो मैंने डिस्क लगाई थी, ये जो डिस्क लगाई थी, ये समझ लीजिए डिस्क है, ये डिस्क लगाई थी, इसकी परछाई ये स्फीयर पे कैसे पड़ेगी। तो स्फीयर पे जब पड़ेगी तो स्फीयर टाइप बनेगा ना, तो ये एक स्फेरिकल डोम बन जाएगा। थोड़ा इमेजिन कीजिए। तो अगर ये स्फेरिकल डोम बन गया तो अब हम क्या फंडा इस्तेमाल करते हैं इसमें कि इस स्फेरिकल डोम का रेड कलर एरिया निकालेंगे, जिस एरिया को हम एस लिख रहे हैं, और इस वाली रेडियस, ये यहां से यहां तक वाली, इस रेडियस से हम अगर इसको डिवाइड कर ले जाएं, कर दें मतलब, तो हमारा सॉलिड एंगल फटाक से निकल आएगा। बस इतना करना है। मेरे ख्याल से बात आपको पकड़ में आई होगी। अब करने की शुरुआत हम लोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर इसका एरिया हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस स्फेरिकल डोम का एरिया निकालना। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, हमको एलिमेंटल रिंग लेनी पड़ेगी। ये देखिए एलिमेंटल रिंग ले ली एक हमने, आप थोड़ा समझिएगा। ये रिंग जो होगी, ये रिंग कुछ ऐसी होगी, मेरे पास ब्लैक मार्कर दिख रहा है, मैं बताना चाहता हूं आपको बिल्कुल अच्छे से। तो ये देखिए स्फीयर है ना, ये खोखला वाला हेमिस्फीयर टाइप है, हेमिस्फीयर नाउ के डोम है। तो जब आप रिंग लोगे तो कुछ ऐसी रिंग मिलेगी गोला नुमा, पता नहीं कितना आपको दिख रहा है, मैं गाढ़ा कर दूं शायद, यहां पे दिख रही है ना, ये ऐसी रिंग एलिमेंटल पतली सी, पता नहीं कितना आप देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। तो ये एलिमेंटल रिंग आपने ले ली। ये एक पार्ट दिख रहा है ये पूरी इस टाइप की है ना, सर्कुलर तो है लेकिन सर्कुलर के साथ साथ थोड़ी सी ये लेटी हुई है, लेटरल, मतलब क्योंकि तभी तो स्फीयर बनेगा धीरे 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 धीरे। अब इस सिचुएशन में अगर मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं, कौन सा कलर था मालूम नहीं, यहां तक, ठीक। और इस पट्टी की जो कहानी है, अब यहां पर कुछ हम लोग वैल्यू लेते हैं, डायमेंशन लेते हैं। यहां पर सपोज कीजिए काफी लाइनें ज्यादा बनने वाली हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक फिगर बनाता हूं, ये इसकी जो चौड़ाई है, ये इसको मैं बोल देता हूं सपोज करिए डी थीटा, और किस एंगल पर आपने लिया था, दिस इज थीटा। तो ये थीटा पर डी थीटा चौड़ाई की कहानी है। इसकी रिंग की बात कर लें तो इसकी चौड़ाई हम लोग ले लेते हैं क्या, सपोज करिए dx,
इसकी चौड़ाई जो ले रहे हैं, और ये रिंग यहां की बात करेंगे हम लोग, इस रिंग का रेडियस तो ये होगा, बात समझ में आ रही होगी। इसका रेडियस ये है और यहां से यहां तक का जो वैल्यू हमने पकड़ के रखा है वो r पकड़ लिया है। तो व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस x। अब ये जो वैल्यू यहां से यहां तक की r है, तो ये वैल्यू यहां से यहां तक की भी r है, क्योंकि रेडियस है स्फीयर का, ये वैल्यू भी यहां से यहां तक की r है। अगर मैं इसका रेडियस निकालूं, दिस व्हाट इज दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस रिंग। तो रेडियस के लिए यहां पर हम फॉर्मूला क्या लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी रेडियस ऑफ द रिंग, मैं इसको x कह दे रहा हूं, ठीक। तो x हो गया रेडियस, ये क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। बिल्कुल अच्छे से पकड़ो, एक चीज क्लियर कर लो, x और अपॉन ये इसका हाइपोटेन्यूज, ये ट्रायंगल लिया है बच्चों, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज इज r। तो यहां पर आप सिंपली देखें तो x इज इक्वल टू r साइन थीटा, हमारे पास एक रिलेशनशिप मिल जाती है, बड़ी अच्छी बात है। अब यहां पर इसको जब हम लोग इसकी एरिया निकालने की बात करेंगे, भाई इस रिंग का एरिया, तो रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई r होगा, जो कि इससे होगा एरिया ऑफ द रिंग। तो एरिया ऑफ द रिंग मैं इसे ds लिख रहा हूं, हो जाएगा 2 पाई x, ये इसका पेरीमीटर, इंटू dx। ये देखिए ये वैल्यू बनी 2 पाई x इंटू dx, ये इसका हो गया एरिया। अब इसी तरीके से पूरा एरिया निकालना है। अब x की जगह यहां पर लिख सकते हो, यहां पर 2 पाई x की जगह लिख सकते हैं 2 पाई और x की जगह r साइन थीटा। देखिए, और रही बात dx की, तो dx के लिए ध्यान दीजिए, हमारा dx क्या, दिस इज द चौड़ाई ऑफ दिस dx। तो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का फॉर्मूला लगा देते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, रेडियस लिख दूं पूरा। तो एंगल क्या है, एंगल इज डी फाई, डी थीटा, मतलब ये एंगल है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बहुत छोटा सा तो है ये, तो दिस इज डी थीटा। आर्क कितना है, dx, और रेडियस कितनी है, दिस इज r, ये जो r थी r। तो यहां से अगर dx की वैल्यू हमको लिखनी हो तो dx को मैं लिख सकता हूं r d थीटा। देखिए कितने प्यारे तरीके से काम हो रहा है। अब इस dx की जगह मैं r d थीटा वैल्यू डाल देता हूं, सच ए सिंपल थिंग, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं, अब ds लिखा 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा t थीटा, इसी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां तक, तो आप देखिए कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेकर, और जितना हमारा ये सेमी वर्टिकल एंगल को मैं अल्फा ले रहा हूं, तो 0 सेमी वर्टिकल एंगल ये समझ रहे हैं ना, इस कोण वाला सेमी वर्टिकल एंगल ये अल्फा, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 2 पाई r तो फिक्स था, तो 2 पाई r स्क्वायर चला गया बाहर, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर अल्फा तक। बहुत सुंदर बात, अल्फा समझ पाए हैं, सेमी वर्टिकल एंगल। अब इसको थोड़ा ऊपर करना मजबूरी है, लिखने की जगह नहीं है, और प्यारे तरीके से सवाल खत्म हो चुका है। तो 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, और यहां पर 0 से अल्फा। अब यहां पर आप निकाल लें तो यही लिख देता हूं 2 पाई r स्क्वायर, अल्फा रख देंगे तो माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा, और फिर माइनस लिखेंगे और माइनस कॉस 0 लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो गई s इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। आपको देखिए अभी मैंने जब सवाल को एक शुरुआत की थी तो बताया था कि कोई डोम टाइप का स्ट्रक्चर हो, स्फेरिकल कैप हो, तो उसका एरिया इतना होता है, इसका उसको प्रूफ आ गया है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई स्फेरिकल कैप, हेमीस्फीयर मत समझना, स्फेरिकल कैप हेमीस्फीयर मत समझना, ये बड़े स्फीयर का टुकड़ा है, ठीक। यहां पर अगर सेंटर से, सेंटर है नहीं बनाते वक्त, लेकिन समझिए यहां से अगर आप इसका सेमी वर्टिकल यानी प्लेन एंगल की बात कर रहा हूं, अगर प्लेन एंगल इस समय अल्फा है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा है प्लेन एंगल, प्लेन सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन,
जो बन रहा है। तो मैं पूरी बात आप तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड हूं। तो ये अल्फा हो गया। उस समय ये जो डोम टाइप महाराज बने स्फेरिकल कैप, इनका एरिया क्या होता है? तो ये अगर डिस्टेंस आपकी आर है, ये अल्फा है, तो इसका एरिया ये होता है। इसका इस्तेमाल किया था, ये डेरिवेशन भी हो गया। पकड़ पाए आप बात? बहुत सुंदर। अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड एंगल की। तो सॉलिड एंगल बच्चों का खेल, क्योंकि एरिया अपॉन आर स्क्वायर, तो यहां से आपने 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा लिखा और आर स्क्वायर से डिवाइड कर मारा, तो वैल्यू क्या मिली? ये देखिए सेम रिजल्ट मिल गया, 1 माइनस कॉस अल्फा। इस एक्सप्रेशन को, इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को आप खूब अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए। कहानी क्या है? वही कि अगर ये कोई डिस्क है, ये किस केस में आएगा काम? डिस्क है, कोन है, हेमिस्फेयर है या इस तरह की फिगर है, तो उस केस में अगर सेमी वर्टिकल प्लेन एंगल हमें पता है विच इज इक्वल टू अल्फा, ये एंगल, तो ये कितना सॉलिड एंगल बना रहा है इससे आप निकाल सकते हैं। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है। तो आपने देखा बिल्कुल कितना मजेदार चीज है। कॉन्सेप्ट अगर सीखने लगे तो मजा आने लगता है कि ये डेरिवेशन हमने दो प्रकार से किए, एक एलिमेंटल तरीके से कैलकुलस वाले मेथड से, और यहां भी कैलकुलस लगी लेकिन यहां परछाई वाले मेथड से। दोनों करेक्ट है, दोनों का मतलब एक ही होता है। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। अब चलते हैं कुछ सवालों पे जिससे हमारा खूब बढ़िया कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए। आओ बच्चों। तो बच्चों करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और अगला सवाल, एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स, जिससे आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो जाएं। जबरदस्त वीडियो, बिल्कुल आपको एक एक चीज समझाते हुए। चलते हैं बात को समझते हैं। रेड कलर लेना चाहूंगा। है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द एपेक्स ऑफ द कोन ऑफ सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा। एक कोन ले लेते हैं यहां पर, और इस कोन की वर्टेक्स पर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया है, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस एंगल इज थीटा एज पर द क्वेश्चन। शो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द बेस ऑफ द कोन। ये अगर मैं इसका बेस ऑफ द कोन बना दूं इस तरीके से, तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना जाएगा वो आपको प्रूफ करना, इतना जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छी बात है, जिसे हम लोग फाई से भी दिखाते हैं या फाई ई से भी दिखाते हैं। बहुत आसान। आप जानते हैं कि प्लस क्यू चार्ज अगर रखें आइसोलेटेड चार्ज, तो टोटल जो फ्लक्स होता है, अगर ये सेंटर पर है, कहीं पर भी है क्लोज सरफेस में, तो टोटल फ्लक्स कितना निकालता है? गॉस लॉ में भी आप पढ़ेंगे, या आपको मालूम भी होगा। टोटल फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉस लॉ जान रहे हैं तो समझ पाएंगे कि टोटल फ्लक्स जो निकालेगा वो लगेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इस समय इस पे कितना सॉलिड एंगल है? एक स्फीयर बनाता है 4 पाई का सॉलिड एंगल। तो 4 पाई सॉलिड एंगल पर आपको जो फ्लक्स ऑफर हो रहा है, वो फ्लक्स ऑफर हो रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि अब इसका सॉलिड एंगल निकाल लें तो हम यूनिटरी प्रिंसिपल लगा देंगे, क्योंकि तो चारों दिशाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स निकालता है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी खींच मारा। ठीक साहब। इसका हमें फॉर्मूला पता है, भी लोगों ने सीखा है कि सॉलिड एंगल होता है कितना? 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। अभी आपने सीखा था कि अगर थीटा एंगल हमको पता है सेमी वर्टिकल का, और ये डिस्टेंस पता नहीं भी है, तो ये वैल्यू इतनी निकलती कॉस थीटा के फॉर्मेट में। बहुत अच्छी बात है। तो 4 पाई पे मिलता है इतना फाई, तो एक सॉलिड एंगल पे, एक यूनिट सॉलिड, एक स्टेरेडियन पे कितना मिलेगा? स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, उस पे मिलेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई पूरी वैल्यू को 4 पाई से डिवाइड कर दो, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये ओमेगा स्टेरेडियन पे कितना मिलेगा? तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ओमेगा। अब इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ओमेगा की जगह कलर बदल लें जिससे आपको कुछ दिखने लगे और बढ़िया। ये 2 पाई 1 माइनस कॉस
थीटा। देखिए अब ये 2 पाई से आपने इस 4 पाई को काट दिया तो ये वैल्यू देखिए क्या बन गई, ये वैल्यू आ गई यहां पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। बात खत्म, यही तो प्रूफ करना था, Q 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए कितनी आसानी से इसको आपने कर लिया। तो ये इसकी प्रूफ और मजेदार रोल हैं सॉलिड एंगल के। अभी और सवाल करेंगे, बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये पूरा एक दिन लगाया है इसको कायदे से बनाने में। कई बच्चों को डाउट था कि पूरा हम लोग इसके परखच्चे ही उड़ा दें कि चीज बारीक पॉइंट समझ लें। तो मैं शुरुआत करके यहां तक पहुंचा हूं और सवाल लगाते हैं। देखिए आपकी समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आइए बच्चों। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल, ये भी इंटरेस्टिंग है और मैं ले लेता हूं रेड कलर भाई। तो ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2q ये रखा है एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन। ये देखिए फिगर में आपको दिख रहा है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज शोन टू बी इमेनेटिंग फ्रॉम प्लस 2q, यहां से निकल रही है लाइन। चार्ज मेकिंग एन एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है, विथ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस, ये लाइनिंग द 2 चार्जेस में अल्फा बना रही है एंगल। एट वॉट एंगल बीटा, ये बीटा यानी किस एंगल पर, सी फिगर, द लाइन शैल बी शोन टर्मिनेटिंग एट द चार्ज माइनस क्यू। ये जो अल्फा होगा ये 3D फिगर होगा, सोचिएगा, प्लेन एंगल मत समझिएगा भाई। एक कोई भी पॉइंट चार्ज जैसे रखा है तो यहां से भी अल्फा बना के निकल रही होगी, यहां से भी अल्फा बना के, यहां से भी अल्फा, यहां से भी अल्फा, समझ रहे ना, 3D कई सारी लाइनें निकल रही होंगी, सब अल्फा अल्फा बना के ऐसे जालनुमा, और वो जाके बीटा एंगल पर माइनस क्यू के टर्मिनेट हो रही हैं। इस बीटा को हमको निकालना है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहां पर आपको ये मालूम है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती हैं। तो अगर TQ वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही लिख देते हैं शॉर्ट में, फील्ड लाइंस जो निकल रही हैं वो अगर n है तो यहां पहुंचने वाली कितनी होंगी, n/2, क्योंकि ये 2q डबल है और ये आधा चार्ज है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल होती हैं चार्ज के। अगर कोई 3q होता तो इसमें और हम जोड़ मारते उसी तरीके से, 4q जैसे होता तो 2n कर देते। बात समझ रहे? तो n लाइंस यहां से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और n/2 यहां पर जाके टर्मिनेट होंगी। ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब हम ये जानना चाहते हैं बेटा कि जो अल्फा एंगल यहां बन रहा है कोण का, ये जो अल्फा एंगल है, अगर इससे हम सॉलिड एंगल कैलकुलेट करें, दिस एंगल इज अल्फा, प्लेन एंगल, और इस प्लेन एंगल से सॉलिड एंगल निकालें तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक लाइनें निकल रही हैं। ठीक, तो आइए कैलकुलेट करते, क्योंकि जो n लाइंस हैं किसमें है, वो चारों तरफ निकलने वाली 4 पाई, यहां लिख देता हूं 4 पाई स्टेरेडियन। क्या है, ये सॉलिड एंगल है। इतने सॉलिड एंगल से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी n। अब हम देखते हैं कि इस अल्फा जो प्लेन एंगल है, यहां पे कोण बना लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कोण टाइप का स्ट्रक्चर है, ऐसे समझ लेते हैं, ये कोण बन गया। तो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा हो गया इसका। इस कोण के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है भाई, बहुत सारी होंगी। वो तो पहले हम निकालेंगे सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या रहा, हमें रिलेशन पता है 2 पाई 1 माइनस, अगर वो एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा। ये इसका सॉलिड एंगल, दिस इज द सॉलिड एंगल, आप जान रहे हैं। अब कितनी लाइनें यहां से निकली, 4 पाई पे इतनी निकल रही थी, तो ओमेगा पे स्टेरेडियन पे कितनी निकलेंगी, तो n/4 पाई, आप समझ पा रहे हैं होंगे बढ़िया शानदार तरीके से, इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। आप समझ पाए, ये भाई यही ओमेगा की जगह ये वैल्यू रख दिए, इंटू ओमेगा करते हैं ना, तो ये वैल्यू रख दिए इतनी। इसको हम बोल देते हैं कि n1 फील्ड लाइन से जो ओरिजिनेट हो रही, 2 पाई से काट दो तो n/2 लिख देते हैं, 1 माइनस कॉस अल्फा कर देते हैं। ये कितनी है, इतनी ओरिजिनेट हो रही है, कहां से, प्लस 2q से। बहुत सुंदर सी बात, मजा आ गया। अब ये माइनस क्यू में टर्मिनेट कितनी हो रही है, इसका सॉलिड एंगल, तो इसके सॉलिड एंगल के लिए भी कहानी कर लेते हैं। इसका सॉलिड एंगल क्या रहा, इसका ओमेगा 1 कह दो इसको, अगर तो इसको मैं ओमेगा 2 कह देता हूं।
2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा इसका सॉलिड एंगल हो गया। भाई किसकी बात कर रहा हूं? माइनस, क्योंकि यहां पे टर्मिनेट होंगी। अगर टर्मिनेट होंगी तो कितनी लाइन टर्मिनेट होंगी? मैं थोड़ा सा कलर बदल के लिख देता हूं, इसी फॉर्मेट में जाएंगी। भाई यहां पर 4 पाई एंगल में, यहां पे भी कोण बना दें अगर ऐसे, तो यहां पर जो टर्मिनेशन था वो टर्मिनेट हो रही थी n/2। तो ओमेगा 2 सॉलिड एंगल में कितनी टर्मिनेट होंगी? तो n/2 इंटू 4 पाई और इंटू ओमेगा 2। इस ओमेगा 2 की वैल्यू यहां पर लिख के मैं दिखा रहा हूं। ये तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हो गई n2। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई? n2 की वैल्यू आ गई n/2 इंटू 4 पाई इंटू सॉलिड एंगल ऑफ 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। यहां कुछ वैल्यू, अब इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, जगह नहीं थी। तो यहां पर इसे 2 पाई से 2 पाई काटा तो ये वैल्यू 2 आ गई। तो n2 की वैल्यू क्या आ गई? n/, ये 2 बचेगा यहां 4, 1 माइनस कॉस बीटा। देखिए ये वैल्यू इसकी हम लोगों ने निकाल दी, n2 = n/4 1 माइनस कॉस बीटा। अब यहां पर इस सिचुएशन के हिसाब से यहां पर इन्होंने बोला है कि इस कोण से जितनी भी लाइनें गई हैं, भाई ये प्लेन एंगल था ना, बीटा पर फॉल कर रही थी, तो इस ट्यूब में इस कोण में जितनी लाइनें निकलेंगी सब की सब यहां पर जाके मिल जाएंगी। क्योंकि इन्होंने बोला ये जो अल्फा पे निकलती है, अल्फा पे जो निकलती है वो बीटा पे मिलती है, ऐसा बोला है। अदरवाइज यहां से तो टोटल निकलेंगी n, पहुंचेंगी n/2 और n/2 इंफिनिटी चली जाएंगी। 100 निकली है तो 50 पहुंचेंगी, 50 निकल लेंगी इंफिनिटी, यही इसका मतलब होता है। लेकिन जो इनके हिसाब से अल्फा, वही मैंने बताया था कि यहां से अल्फा अल्फा हर जगह बना रहा है, तो अल्फा बनाने वाला जो भी निकला वो बीटा पहुंचा है, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली उतनी पहुंची है। तो n1 और n2 बराबर होने चाहिए, तभी तो पहुंची और निकली बराबर होगा। अब इसको n1/n2 कर दो, यहां रोकते हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एज पर द लाइंस की जो भी बात की गई है, n1 मस्ट बी इक्वल टू n2। अब यहां से वैल्यू लगा दी n/2 1 माइनस कॉस अल्फा और ये रहा n/4 1 माइनस कॉस बीटा। ये वैल्यू देखिए यहां पे लिख दी। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पे काट दीजिए, अगर n से n कट गया 2 से काटेंगे वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1/2 बचेगा। तो 1 माइनस कॉस अल्फा को साइन में चेंज कर लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 माइनस 1। यहां आ जाओ 1/2, 1 माइनस, ये उल्टा लिख दिया है, 1 माइनस 2 साइन लिखना चाहिए, तो यहां वैल्यू लिखिए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 और यहां लिखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा/2। ये वैल्यू देखिए लिख दी, यहां पर कुछ नहीं करना, सॉल्व कर डालो। अब ये 1 1 हो गया कैंसिल, वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, 1/2 को रहने देते हैं, 1 1 कैंसिल हो गया, इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा/2। ये 2 से 2 का गया कट। यहां पर वैल्यू क्या आ गई बेटा? अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है साइन 2 साइन स्क्वायर बीटा/2, इधर लेके रखिए और इसको मैं लिख लेता हूं क्योंकि मैं बीटा निकालना था, ये वैल्यू। अब यहां पर इसको और ऊपर लेके अगर आप जाएं तो बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ये बीटा/2 लिख देते हैं अभी, और ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में √2 साइन स्क्वायर अल्फा/2, जैसे आपको स्टेप वाइज समझ में आ जाए। तो बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 साइन इनवर्स √2 साइन अल्फा/2। ये आपका बीटा निकल आया, सवाल आपका हो गया सॉल्व। देखिए कितने आराम से इन सवालों को आप कर सकते हैं, कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है, बस फंडा क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आप चाहें इसको नोट कर लीजिए फटाफट, एक अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मिलेंगे, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्यार से कर पाएंगे आप।
देखिए कोई इसमें दिक्कत नहीं होती, लॉजिक लगाते जाइए, करते जाइए। और लेते हैं सवाल, एक दो और सवाल करेंगे जिससे आप और क्लैरिटी कर पाए। ये देखिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे देखिए अगले सवाल के ऊपर। तो ये रहा अगला सवाल आपका। देखिए यही जो सवाल हम लोगों ने किया है क्वेश्चन, उसी का जोड़ीदार सवाल है। तो जोड़ीदार सवाल कहने का मतलब क्या है, वहां चार्जेस की वैल्यू 2Q और Q बोली थी, यहां पर चार्जेस Q1 Q2 लिख दिए हैं। तो यहां पर 2 चार्जेस, देखिए यहां पर जो चार्ज रखा है वो प्लस Q1 है और यहां पर माइनस Q2 है। वहां पर क्या था, 2Q वगैरह पता था, तो कोई इसमें दिक्कत की परेशानी ही नहीं है। 2 charges plus Q1 and minus 2Q2 are placed A and B respectively. A line of force emanates Q1 से निकली at an angle alpha, यहां से जो निकल रही है वो अल्फा एंगल बना के निकल रही है और बीटा एंगल बना के यहां पे पहुंच रही है। वही सवाल, at what angle will it terminate at minus Q2? तो सपोज कर लेते हैं कि बीटा पर वो टर्मिनेट कर रही है और अब हम वैल्यू देखते हैं क्या निकलनी चाहिए। तो यहां पर देखिए सिचुएशन कितनी निकलेंगी, ये अगर सेमी कोण बनाओगे तो सेमी वर्टिकल एंगल बन जाएगा अल्फा। तो इस समय नंबर ऑफ लाइंस, मैं इसके लिए n1 लिख रहा हूं, इसके लिए n2। तो n1 कितना लिख देंगे आप, क्योंकि चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, तो Q1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा। पकड़ पाए होंगे ये क्या लिखा है। देखिए ये सॉलिड एंगल लिखा है, ये सॉलिड एंगल लिखा है। तो सॉलिड एंगल अल्फा के लिए पूरा सॉलिड एंगल ये आया, दिस इज द ω1। और Q1 अपॉन 4 पाई क्या था, Q1 अपॉन 4 पाई था कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही, क्योंकि इसके प्रोपोर्शनेट होने वाली है। तो n1 की वैल्यू हो गई Q1 अपॉन 4 पाई। अब देखिए कैसे है, आज समझना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं, भाई नंबर ऑफ लाइंस Q1 के प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर आपने Q1 चार्ज यहां रखा तो चारों दिशाओं में जो नंबर ऑफ लाइंस निकली हैं, यानी 4 पाई एंगल पर आपकी नंबर ऑफ लाइंस Q1 के प्रोपोर्शनल, तो Q1 लिख देते। तो एक सॉलिड एंगल पे कितना, एक स्टेरेडियन पे कितना निकलेगी, Q1 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा। ये एक पे नहीं है, ये ओमेगा की बात कर रहे हैं इस समय। भाई 4 पाई पे है Q1 नंबर ऑफ लाइंस प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा पे कितनी होगी, Q1 अपॉन 4 पाई इंटू ओमेगा, और ये ओमेगा की वैल्यू यहां लिख दी है। तो ये नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकली, इतनी, और कितनी टर्मिनेट हुई वो n2 की वैल्यू यहां लिख लो, उसमें क्या है। तो ये रहा n2 और ये हो गई वैल्यू बेटा Q2 थी, तो Q2 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। बीटा वो एंगल लिया जिस पे टर्मिनेट हो रही है। अब जैसा हम लोग समझ रहे थे कि यहां से निकलने वाली यहां टर्मिनेट करानी है, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन ऑफ फोर्सेस हम इन दोनों को n1 n2 को इक्वल कर देंगे, n1 और n2 को इक्वल कर देंगे। जैसे ही इक्वल करेंगे, पिछले जैसा सवाल है ये। अब यहां पर थोड़ा दिख ना रहा हो सकता है, थोड़ा नीचे करो, यहां आ जाते हैं। तो n1 बराबर n2 आपने जब किया तो उससे रिजल्ट क्या मिला बेटा, ये कलर ले लेते हैं। उससे रिजल्ट मिला Q1 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस एल्फा मस्ट बी इक्वल टू Q2 अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई 1 माइनस कॉस बीटा। इट इज सो सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। अब 4 पाई 2 पाई तो उड़ा दो इधर से, अब हाथ में क्या, वही वाला साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा के खत्म कर दो सवाल। ये रही बात Q1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 Q2 ये है इक्वल टू का साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, अपने को बीटा निकालना है। तो ये रहा Q1 1 से 1 कट गया इंटू 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू Q2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। ये 2 से 2 कट गए, आप जान ही रहे हैं। अब हमें बीटा निकालना है, तो Q2 इधर भेज दो, तो साइन स्क्वायर
बीटा बाई 2 इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। अब उठा के इसका अंडर रूट ले लो बस, तो ये सारी वैल्यूज दुरुस्त है। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो देखिए वैल्यू क्या बनेगी, थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, आ जाएगी बीटा अपॉन 2 अंडर रूट Q1 अपॉन Q2, ये रूट लोगे तो साइन अल्फा बाई 2, और ऊपर लेके जाते हैं बेटा तो यहां बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, सिंपल हो गया सवाल। अब यहां पे जो वैल्यू थी साइन इनवर्स भी था, ये इधर गया था इधर, तो 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन अल्फा बाई 2 अंडर रूट में Q1 इंटू Q2, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप देखें तो ये कोई मुश्किल सवालों में से है ही नहीं। देख के डर लग सकता है आपको, लेकिन डरने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। फिर एक सवाल और करेंगे, पूरा तगड़ा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, कुछ भी आ जाए उड़ा दें आप चौवा छक्का। मेरे ख्याल से आपने ये नोट पॉज करें वीडियो और नोट करें, आगे लेके चलते हैं। ये देखिए वही सवाल था उस जैसा, यहाँ कहीं रोकना पड़ेगा लगता है। इसको नोट कर लीजिए बेटा, मेरे ख्याल से नोट किया होगा। इसको आगे लेके चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। और देखिए वो सवाल रहा ये, मैंने कहा इसको भी करा दें जिससे आपको क्लैरिटी बन जाए। तो लिखा है क्वेश्चन के तौर पर, ए पॉट हैज ए सर्कुलर ओपनिंग। ये जो पॉट है, फोटो में क्या पूरा फोटो आ रहा है आपके पास, आ रहा है, तो ये सर्कुलर ओपनिंग है इसकी, ये कुछ फ्लावर पॉट टाइप का लग रहा है। ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस आर लिखी हुई है, आपको दिखाई पड़ रही है। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट डेप्थ एच, एक पॉइंट चार्ज क्यू को आपने प्लेस किया यहां से ये डेप्थ एच पर, और एच का रिलेशनशिप दे रखा है, एच इज इक्वल टू √3r एग्जैक्टली बिलो द सेंटर। यहां ये जो सेंटर था इसी के सीध नीचे पर है, ठीक है। ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वेसल, सी फिगर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द पॉट। हमें निकालना है सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जा रहा है। आप समझ रहे हैं? देखिए एक चार्ज को जब आप किसी क्लोज सरफेस में रखते हैं तो उसमें से जो फ्लक्स जाता है वो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम से हम जानते भी हैं और समझ भी जाएंगे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये टोटल फ्लक्स है, इस टोटल फ्लक्स में से जितना फ्लक्स इस ओपनिंग से लीक कर गया है वो घटा देंगे। लीक्ड फ्लक्स लिख देता हूं, लीक्ड फ्लक्स फ्रॉम सर्कुलर ओपनिंग, यानी ये हमारा जो एक्सप्रेशन है हमको ये निकालना है। तो अगर इस सर्कुलर ओपनिंग से निकलने वाला फ्लक्स हम जान जाएं तो हम टोटल फ्लक्स में से घटा मारेंगे और रिजल्ट हमारा आ जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। अगर यही फ्लावर पॉट, और थोड़ी सी जानकारी, अगर यही फ्लावर पॉट जो कि मैं बहुत खराब बनाने वाला हूं, इसके यहीं पर रहता ये चार्ज, तो हम बड़ी आसानी से कह पाते, क्योंकि सर्किल जब आप बनाते तो आधा फ्लक्स इधर होता आधा इधर होता, तो हम तड़ से कह देते हैं बिल्कुल प्यार से कि जो फ्लक्स इसके अंदर से जा रहा है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का आधा है, क्योंकि आधा इधर जा रहा है आधा इधर जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये यहां पर नहीं है, ये अंदर चला गया है, तो मामला हो गया है डिफरेंट। चलिए अब बातचीत शुरू करते हैं। इस फिगर को मैं थोड़ा बना के आपको दिखाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे। थोड़ा फिगर बनाता हूं, देखिए ध्यान से देखिए। ये एक फिगर बनाता हूं मैं आपके लिए, और यहां पर जो Q रखा है, ये Q रखा है, और ये सर्कुलर उसकी ओपनिंग है। किसकी ओपनिंग है? ये बनाया यहां पर, और यहां पर चार्ज रखा हुआ, कुछ इस टाइप का हो सकता है कहानी, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, डायग्राम बहुत सुंदर नहीं बन पा रहा है, लेकिन बात पकड़ते रहिएगा। अब यहां पर जो फिगर्स हमारे पास हैं, इस पॉइंट को बनाते हैं। दिस इज R अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और दिस इज H अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को, कोई कलर बदल लेना उचित होगा, इस सर्कुलर ओपनिंग के पॉइंट को इससे मिला दूं, आप जान ही रहे हैं, और इस वाले पोर्शन की वैल्यू हमें पता ही है, दिस इज R।
तो ये कितना हो जाएगा ये हम निकालें, जिसे मैं स्मॉल आर कहने वाला हूं, ए बी सी डी, ये स्मॉल आर। ए बी की वैल्यू स्मॉल आर अगर मैं समझ लूं, ए बी अगर स्मॉल आर है तो कितना होगा स्मॉल आर, ये हमें निकालना है। तो पाइथागोरस लगा सकते हैं एच स्क्वायर और आर स्क्वायर करते हुए। तो चलिए मैं लिख देता हूं कि जो आर की वैल्यू है पाइथागोरस लगाते हुए अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। ऊपर से एक रिलेशनशिप दी थी एच इक्वल टू रूट 3r, तो एच की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूं रूट 3r प्लस आर स्क्वायर। तो ये 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा और आर 2r आ जाएगा। देखिए ये वैल्यू 2r आ गई, आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्मॉल r की वैल्यू आपने निकाल दी 2r। अब अगर मैं ये कोशिश करूं कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, दिस एंगल, कलर बदलो, थीटा में निकालना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये टोटल मैं सॉलिड एंगल निकाल लूं। तो यहां रिलेशनशिप जो होती है इस थीटा के लिए, थीटा मैं यही निकाल देता हूं, टेन थीटा लगा देता हूं। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन आर अपॉन बेस, और बेस कितना है एच, आर अपॉन कैपिटल एच। आर अपॉन कैपिटल एच यहां से दिख रहा है कि आर अपॉन कैपिटल एच कितना है, ये वैल्यू है 1 अपॉन रूट 3। तो ये वैल्यू हो गई बेटा 1 अपॉन रूट 3 टेन थीटा की वैल्यू। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 है तो थीटा कितना है, थीटा बेटा 30 डिग्री है। पकड़ ली बात आपने। अगर अब ये देखिए ये फ्लक्स वाली चक्कर में मालूम था ना कि ये प्लेन एंगल थीटा है, तो सॉलिड एंगल कितना होगा, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ जाएगा। तो यहां से मैं लेके जाता हूं, सॉलिड एंगल हमारा हो जाएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगह 30 डिग्री। ये क्या है, दिस इज ए सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ये जो एंगल पूरा बन रहा, प्लेन में नहीं 3D वाली फिगर की बात कर रहा हूं, ये सॉलिड एंगल आपका बन गया। कॉस 30 की वैल्यू आपको मालूम ही है, आगे लगा देंगे जो भी निकल रही है, बिल्कुल यहां समझ में आ रही है बात। अब इसके हिसाब से अगर सॉलिड एंगल हो गया तो कितना फ्लक्स जाएगा यहां से। अब आपको मालूम है कि अगर ये पूरा गोला होता तो फ्लक्स जाता Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर जो फ्लक्स जाएगा, अब देखिए यहां पर हमें ये पता था कि जब 4 पाई रहता है एंगल, 4 पाई रहने का मतलब है कि सेंटर हुआ, चारों तरफ जो जाने वाला फ्लक्स है ये Q पकड़ लो, तो इससे जाने वाला टोटल फ्लक्स 4 पाई एंगल बनता है। तो 4 पाई स्टे रेडियन सॉलिड एंगल जब रहता है तो टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स होता है, गॉस थ्योरम से भी समझ सकते हैं। और यहां पर अगर हमारा ओमेगा स्टे रेडियन है तो कितना फ्लक्स होगा, तो ओमेगा के लिए सवालों में भी लगाया हम लोगों ने, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन 4 पाई से डिवाइड, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू रखने वाले हैं अभी हम लोग। इतना फ्लक्स, बट इज दिस इज द फ्लक्स, इतना फ्लक्स लीक करेगा, तो फ्लक्स इस ओपन स्पेस से निकलेगा। तो फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए 2 पाई से काटोगे तो 2 आ जाएगा, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, रूट 3/2। तो रूट 3/2 ये वैल्यू डाल दी। साइन 30 होता है हाफ, तो साइन 30 होता है रूट 3/2, तो कॉस 30 भी रूट 3/2। अब इसको आप सिंपल, ये कहानी बन गई, एलसीएम लेके आप किनारे कर दो, तो इसको लिख सकते हो यहां पर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2, यानी Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस रूट 3। ये कहानी क्या थी, ये जो बास था या फ्लावर पॉट, इससे लीक होने वाला फ्लक्स निकाले हो, चार्ज यहां रखा था, तो टोटल फ्लक्स में से जो लीक हो रहा है, ऐसा नहीं बनेगा, ये फिगर बाहर से जाएगा, मतलब दिस इज रॉन्ग, यहां पर अगर रखा है तो कुछ ऐसे बनेगा। तो यहां पर अगर आप बात करें तो रिक्वायर्ड फ्लक्स जो मैंने समझाया था आपको, वो टोटल फ्लक्स, टोटल कितना जा रहा है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकाल रहा है, इतना इससे निकल रहा है, ये घटा दो इसमें, तो माइनस Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट 2 माइनस √3, ये आंसर होना चाहिए। चलिए साहब इसको करके देख लेते हैं। नीचे एलसीएम आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट 4Q माइनस 2Q प्लस √3 इंटू Q, तो ये माइनस प्लस एडजस्ट होके बन गया 2Q प्लस √3Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सरल भाषा का उपयोग करें तो रिक्वायर्ड जो फ्लक्स है, जिसे मैं अभी फ्लक्स नेट लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले लो कॉमन, और वैल्यू बनी 2 प्लस √3 अपॉन 4, ये आंसर आ गया। देखिए ये सॉलिड एंगल का इस्तेमाल करते हुए कितने सुंदर तरीके से निकाला, एकदम फंडा सारा क्लियर हो जाता है। अब इसको आप नोट कर लें बेटा, मैं शुरू से दिखा देता हूं। अगर ये सब सवाल आपको लगाने आ गए तो आप बताइए, सॉलिड एंगल का पूरा लेक्चर 1-1.5 घंटे का जो भी लेक्चर हो रहा है, ये पूरी बात कह देता है, क्या है सॉलिड एंगल, ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, कैसे करें नहीं करें, सब कुछ आपके हाथ में है। तो ये आप नोट कर लीजिए बेटा, ये नोट कर लिए, पॉज करो वीडियो, नोट करो, इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, और वीडियो को आप पॉज करें और नोट करें। इसके बाद फिर ये यहाँ पर आके सवाल खत्म हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़बरदस्त वीडियो, जो भरकस मैंने तगड़ी मेहनत की है, सरल भाषा में 1.5 घंटे के अंदर पूरी चीज़ देने की विथ न्यूमेरिकल्स, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बस एक सजेशन है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा, एंड आपको इन लेक्चर से प्यार हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।